नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों और टिकट बंटवारे के पेच में फंस गई है। बीजेपी ने सोमवार को 5 घंटे में कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट 44 कैंडिडेट के नाम थे, जिसमें भारी विरोध प्रदर्शन और आपत्ति के बाद थोड़ी ही देर में एक्स से इस सूची को डिलीट कर दिया गया। इस लिस्ट के आते ही जम्मू बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखा गया। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस से आए श्यामलाल को टिकट देने से ओमी खजूरिया के समर्थक भड़क गए और प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव और नारेबाजी कर दी। अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। बात हाईकमान तक पहुंची। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद दूसरी सूची जारी कर दी गई, जिसमें पहले चरण के सिर्फ 15 कैंडिडेट्स ही शामिल किए गए। बाकी 2 चरणों के नाम होल्ड कर दिए गए हैं। इसके 1.5 घंटे बाद एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक ही नाम था। कोंकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन के नाम की घोषणा की गई। अब इस पर सवाल तो बनता है कि आखिर जम्मू और कश्मीर में बीजेपी क्यों उम्मीदवारों के पेच में फंस गई है, इसकी वजह क्या है और कैंडिडेट्स के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेगी बीजेपी। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर 4 घंटे के भीतर बीजेपी ने कौन कौन सी 3 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे। विरोध, धरना प्रदर्शन और बवाल से 2 घंटे में लिस्ट डिलीट कर दी गई। 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट्स के नाम थे। 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें कोंकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन के नाम की घोषणा की गई। तो बीजेपी की 5 घंटे में 3 लिस्ट। तो आपने देखा कि 5 घंटे में ये 3 लिस्ट आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बीजेपी जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों के पेच में फंस गई है। इसकी कई वजह हैं। तो चलिए ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि इसके पीछे सियासी कारण क्या कुछ है। क्यों उम्मीदवारों पर फंसी बीजेपी? बड़े नेताओं को एडजस्ट करने पर मंथन? लद्दाख के अलग होने से बिगड़ा जमीनी समीकरण? दूसरे दलों से आए नेताओं पर नाराजगी? सूची में दिग्गजों के नाम का ऐलान ही नहीं। वर्तमान में प्रभारी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हूँ। अनुसूचित जाति समाज का पेरेडवाड़ी का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। इसलिए मैं और जो मेरे कार्यकर्ता पूरे अभी प्रगवाल से लोग आ रहे हैं, अखनूर से लोग आ रहे हैं, जोड़िया से लोग आ रहे हैं। क्या रोष प्रकट कर रहे हो? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से, जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए। जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया। हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में
कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। आने के बाद लगातार घमासान देखा जा रहा है और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वो 15 नाम हैं जिनके बाद, हालांकि 44 नाम पहले घोषणा की गई थी जिसको लेकर बीजेपी में प्रदर्शन हुआ। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का वो प्रदर्शन वाला ग्रुप है जो कि लगातार दिन भर सुर्खियों में रहा। और इन 15 नामों में अब 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, एक शगुन परिहार जो कि किश्तवाड़ से महिला कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा 2 कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। तो 3 फेज में वोटिंग होनी है, 3 फेजिंग में चुनाव होना है 90 विधानसभा, जिसका बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 46 बहुमत का आंकड़ा है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट। लेकिन देखिए, 10 साल बाद 2014 में पहली चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उसके बाद अब 10 साल का एक लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर ने देखा, और अब ये चुनाव की घड़ी आ गई है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई, उसके बाद लगातार घमासान, हालांकि इसको लेकर कई आंकड़े सामने आए, कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी नाराज नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करता हूं। और इस बीच आपको बता दें कि 2014 के बाद, ये 10 साल बाद 2024 में चुनाव होना है, और इस बीच अनुच्छेद 370 हटाया गया। राज्य को जो विशेष दर्जा था वो भी खत्म कर दिया गया। अब कई मायने हैं इन चुनावों के, इन मायनों पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये आपको जो लिस्ट दिखा रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो कि अभी पहले फेज के लिए 15 कैंडिडेट्स की जारी की गई है, और इससे पहले 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी। और उसके बाद जब लगातार विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद इस लिस्ट को, हालांकि बहुत बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन 2 लिस्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। तो 3 फेज में चुनाव होने हैं, और 44 नामों की लिस्ट पहली बार जारी की गई, जिसमें से अब 15 नाम पहले जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से शहीद बिलाल जी। शहीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू मैडम। और साथ ही जुड़ेंगे रोहित यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, रोहित जी भी जुड़ेंगे। और प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे बीजेपी से। प्रदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो चलिए, सबसे पहला मैं सवाल शहीद बिलाल जी से लेना चाहूंगी। यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10 सालों बाद शहीद बिलाल जी चुनाव होने वाले हैं। जम्मू की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात करें, तो लगातार चुनावों के इंतजार में घाटी थी, और इस केसरिया घाटी में एक बार फिर अब चुनाव होता नजर आएगा। लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। लेकिन देखिए, 3 फेज में चुनाव की जो घोषणा हुई है, इसी ने जो घोषणा की, उसके बाद पहली लिस्ट आने के बाद ही घमासान हो गया है। क्या कहेंगे बीजेपी में जिस तरीके का घमासान देखा जा रहा है, उस पर क्या, किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। शुक्रिया सर। और आपने कहा कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, ये खुशाइन बात है कि अब हमें लोकतंत्र तरीके से यहाँ सरकार देंगे। ये हम जो चाहते थे कि जो बीजेपी वालों ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी में तब्दील किया, और जो हमारे साथ 370 और 35 बदकिस्मती से हमारे पास ये नहीं है। बदकिस्मती की वजह से आज हमारे पास लेह लद्दाख भी नहीं है। इसके बगैर भी आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, ठीक हुआ, देर और दुरुस्त आए। मैं वेलकम स्टेप कर रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो 3 फेज में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किया, ये खुशाइन बात है जी। और खासकर आपने बात बोली कि बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, एक यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हो। आज उनके पार्टी में यह हुआ था कि अब ये इलेक्शन लड़ने के लिए जो उनके पुराने चेहरे लोगों में, उन्होंने अपना जो मैंडेट वो खो चुका है, क्योंकि उन्होंने धोखाबाजी से अपना काम किया। अब ये नए तरीके से लोगों को कह रहे हैं कि
वही पुरानी शराब, तो वो नए वो एक कहावत थी कि अब वो जो वाइन होती है ओल्ड वाइन न्यू बोतल में अब ये लाना चाहते हैं। अब लेकिन लोगों ने भाजपा की जो पॉलिसी है, लेकिन बिलाल जी अब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो फिजा है अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। धारा 300 अनुच्छेद 370 हटा, विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी, और साथ ही लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख भी जो है अब वो वहां से हट चुका है। तो कुल मिलाकर जो पहले इलेक्शन हुए थे उसमें तमाम सीटों से लेकर अब पूरे जो एक एनवायरमेंट की बात करें तो पूरे तरीके से बदल चुका है। पार्टीज भी कुछ नई आ चुकी हैं। अब जो गठबंधन थे, देखिए लोकसभा में भी हम देख रहे हैं जो किस तरीके से बदलाव हुआ। 5 सीटें जो लोकसभा की है उसमें एनसी आपने 2 सीटें 2 बीजेपी ने हासिल की। तो कुल मिलाकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक अपने दमखम के साथ ये तो कह रही है कि हमने 370 हटाया, हमने आतंकवाद को हटाया, हमने जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी हमने उसको हटाया, तो उसका एक श्रेय लेती तो नजर आ रही है। हालांकि देखिए आतंकवाद तो यहाँ तो नहीं हटा, कश्मीर से सीधा जम्मू आ गया। और 370 के बाद जो इसी मुल्क ने हमें 370 और तनकी से दिया है जी। बीजेपी को हर वक्त एक ही काम करे, मुद्दों से हट के बात करती है जी। जम्मू कश्मीर के लोगों से अभी बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि 370 के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम रोजगार लाएंगे। आज तक मुझे बोले बीजेपी वालों ने कितने लोगों को रोजगार चलिए दिया। इसका मैं जवाब ही ले लेती हूँ। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार वाले मुद्दे को लेकर लगातार ये सियासत हो रही है कि घाटी में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आपने कहा हम पत्थर हटाएंगे लेकिन रोजगार लाएंगे, वो रोजगार नहीं मिल पा रहा। और ये सबसे बड़ा एक विकास, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? बिलाल जी भी आरोप लगा रहे हैं। जिस पार्टी से बिलाल जी बैठे हैं जी, ये वही पार्टी है जो इनके मुखिया हैं पाकिस्तान के समर्थन में और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। आपने इनकी स्पीच वगैरह सुनी होगी जी। और आपने इनकी प्रेस पत्थरबाजी की वहाँ के डीसी साहब ने तो बयानबाजी कर वहाँ सर आपको बोला तो आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ जाऊंगा। अगर आप बोलिए तो आप सुन भी लीजिए। जी जी सुन लीजिए बिलाल जी, जवाब सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए बिलाल जी, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए बिलाल जी, जब सुन लेंगे तभी बोलेंगे आप, वैसे नहीं बोल पाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये वही लोग हैं, अभी सुना भी आपने, ये पाकिस्तान से चाहते हैं बैठ के बात करना, विचार विमर्श करना। आप हर चीज में अरे सर सुन लीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है आप में, पाकिस्तान के बगैर भी आप में सुनने की क्षमता नहीं है, सुनते नहीं है आप। एक अच्छे प्रवक्ता बनिए प्लीज। चलिए जी प्रदीप जी बात रखें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, ये वही है जो अभी ये रोजगार की बात कर रहे हैं। पहले पिताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पहाड़ों पे घास उगा दी, जरा बता दें वो भी। चलिए सर मुद्दे पे फिर आगे कोई पारिवारिक पार्टी है जी, परिवार है, फिर पिताजी के बाद बेटा जी मुख्यमंत्री बन गए, तो बेटा जी ने कितनों को रोजगार दे दिया, टूरिज्म पे काम कर लिया। अरे प्रदीप जी इतिहास मत गिनाइए, अभी जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई और साथ ही मैं सबका जवाब दूंगा। देखिए सबका जवाब दूंगा मैं, अगर मैं किसी को सुनूंगा तो उसको उसी तरीके से जवाब भी दूंगा। रही रोजगार की बात, आज रोजगार में अगर देखेंगे तो आज 3 करोड़ से ऊपर 2024 में सैलानी घूम के आए वहां पे टूरिज्म में, जहां टूरिज्म के नाम पे डर और दहशत थी। ये चीज तो आपको समझनी और माननी पड़ेगी। अगर आज दुनिया के, अगर विश्व में कहीं सबसे बड़ा अगर पुल बनाया तो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया। आज जो जम्मू कश्मीर की पहचान बनी है पूरी दुनिया और पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि लोगों ने कुछ करा नहीं है कि ये वही साथी हैं जिनको जाति जनगणना चाहिए, ये वही साथी हैं जो आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू नरसंहार कराया था। यहाँ बैठ के मुझे हिसाब पूछ रहे हैं मुझसे बेरोजगारी का, मुझसे पूछ रहे हैं बेरोजगारी और विकास के बारे में, जिन्होंने सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति लेकिन देखिए सबसे बड़ा एक और मुद्दा है जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद जो अंतर कलह देखी जा रही है। आप बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 की, महंगाई जो है उसको आपने हटाया, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर कलह जो देखी जा रही है कि क्या वजह है कि अपने ही लोगों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को साथ नहीं पा रही है बीजेपी। और ये कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन है हमारा, लेकिन संगठनात्मक ढांचा वहां पर नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल, देखिए संगठन की बात ये कि 10 वर्षों के अंदर पूरे बिलाल जी मैं देखा है, वहाँ का परिवर्तन देखा है जी, और G20 भी देखा वहां होते हुए। पाकिस्तान सबसे ज्यादा वो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस परेशान है जी कि शांति क्यों है, क्योंकि ये सर मैंने आपसे सवाल कुछ और किया। मैंने कहा जो लिस्ट आज आपने जारी की, अंतर कलह नजर आ रही है। जी बिल्कुल टॉपिक नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। सुन लीजिए, देखिए पार्टी के हैं जो टिकट बांटे, देखिए आप इस तरीके से सवाल के सारे जवाब दूंगा मैं जी, क्योंकि जो मेरे साथ बैठे मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी करी है
वो कार्यकर्ताओं के अनुकूल जारी करिए। कार्यकर्ताओं में अगर कोई वाद विवाद है तो हम उसको बैठ के सुनेंगे, करेंगे भी। जी, ये सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। यहाँ कोई परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जनता के बीच के निकल का फिर ये मुख्यमंत्री। कलह क्यों सर? देखिए कले नहीं है, कोई कले नहीं है। चुनाव में सब जगह कले ये सब चीजें होती हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। और पार्टियों में भी देखा है आपने, अभी कांग्रेस के भी सब कुछ आपने और देखा है। जी जी, ठीक है, चलिए मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ हमारे चैनल हेड भी जुड़ बनाया रहे हैं, अकील सिद्दीकी जी। अकील जी, एनसी की बात भी सुनी आपने, बीजेपी की बात भी सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं। और अब जिस तरीके से फिजा बदली है 2019 में, जब से अनुच्छेद 370 हटा है और विशेष राज्य का दर्जा, उसके बाद क्या कहेंगे जिस तरीके की परिस्थितियां और अब ये चुनाव? देखिए, सीधे सीधे एक लाइन ये है कि बीजेपी के लिए वहां का चुनाव देखा जाए तो जी, कहीं ना कहीं एक परीक्षा, जो परिणाम आने वाले हैं, अग्नि परीक्षा है। निश्चित तौर पे जो रिजल्ट आएगा उसकी निगाहें सबकी टिकी है। जी, अब आ जाइए टिकट बंटवारे को लेकर, जो नाम आया, लिस्ट चेंज हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो मतभेद दिखे हैं, मिसकम्युनिकेशन, पार्टी, जम्मू रीजन या केंद्र में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसका नतीजा वहां ये हुआ कि पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा हो गया। और हंगामा किस बात का हुआ? जो पुराने कार्यकर्ता है, जिन्होंने मेहनत की, पार्टी को वहां खड़ा किया, उनको तवज्जो नहीं दिया गया। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो जब अहम टाइम होता है तभी लिस्ट जारी करती है, और कहीं ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन यहां चूक हो गई, नतीजा सामने दिख रहा है। बवाल इस बात का हुआ कि बीजेपी के जो पुराने नेता थे, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम को तवज्जो नहीं दिया गया। निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, रविंद्र रैना, ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया वहां पे, बिल्कुल, उनको तवज्जो नहीं दी गई। बवाल इतना मचा कि प्रदेश अध्यक्ष को कमरे में अपने आप को बंद करना पड़ा। कुछ देर बाद बवाल ये बढ़ गया कि लिस्ट को वापस लेनी पड़ी। दोबारा लिस्ट जारी हुआ। पहले 44 में देखा जाए तो 14 मुस्लिम नाम थे जी, दूसरे लिस्ट में 14 में से 8 मुस्लिम नाम है। उसका नतीजा ये है रीजन कि श्रीनगर में 90% मुसलमान है, तो कहीं ना कहीं टिकट उनको देना पड़ेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं पे टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जो नतीजा आया, कहीं ना कहीं गिरावट हुई है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 33 सीटों में सिमट गई, सरकार किसी के सहारे बनाना पड़ा जी। अब ये 10 साल बाद चुनाव, 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव जो होने जा रहा है उसमें सबकी निगाहें हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, और इसका आज दिखा भी नतीजा। उनका नाम बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी ने जो तवज्जो आरएसएस को नहीं दिया, जी, मोहन बाबू। अब आप देखिए वो संघ के बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है, तवज्जो ना देना, आखिर कहीं ना कहीं बैकफुट पे बीजेपी को आना पड़ा, लिस्ट वापस लेना पड़ा। पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, अंतिम डेट है कल। लिस्ट की अभी संख्या देखी जाए 12 की कम है, उसे भी पूरा करना है रातों रात। लेकिन अकील जी, बीजेपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनसी कांग्रेस में भी पेच फंसता नजर आ रहा है। हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बिलाल जी हैं, उनका दूसरे चैनल में भी डिबेट है, तो मैं उनसे कुछ एक अंतिम सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शहीद बिलाल जी, बीजेपी की तो हम बात कर रहे हैं, लिस्ट को लेकर लगातार घमासान, प्रत्याशियों को लेकर घमासान, और कहीं ना कहीं अब बात करें तो कांग्रेस और एनसी की भी यहाँ पर आपस में पटरी बैठती नजर नहीं आ रही है, जहां पर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि अगर हमें कुछ इज्जत अगर उस तरीके से नहीं बख्शी गई तो कहीं ना कहीं सीट को लेकर, क्योंकि 50-50 वो चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से 50-50 बटवारा होता दिख नहीं रहा, क्या कहेंगे? मेरी बात अभी तो 51 पे 52 पे देखे एनसी लड़ेगी, 32 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटों पे हमारा फ्रेंड अलायंस होगा। एक सीट पे पैंथर्स पार्टी और दूसरी सीट पे कुलगांव वाली सीट पे वहाँ पे यूसुफ तारगामी साहब जो सीपीएम है। अभी तो हमारा तो वो लिस्ट हुआ है, वेणुगोपाल राय और डॉक्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जी। इसमें हमारे पास एनसी ऑलरेडी हम प्लान थे कि हम ऑलरेडी रेडी थे जम्मू कश्मीर इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन भाजपा वालों ने अपना जो मंत्र है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खोया, लोकतंत्र का जो मैंडेट उन्होंने खोया है। ये लोगों को आप क्या मुंह दिखाएंगे कि 10 साल उनकी हुकूमत थी यहाँ पे, फिर भी उमर अब्दुल्ला आ गए, मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव हार गए, यहाँ मिलता है आप जम्मू में हो गई, हार गई। बड़ी शर्म की बात है लोगों का। 370 शर्म की बात तो देखिए ना, ये है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री हार गए चुनाव। इसी पार्लियामेंट से मिला हमें।
370 और 35 से इतनी पार्लियामेंट ने दिया हमें, इतनी सरकार हिंदुस्तान के वजीर आजम ने दिया है, क्या आपत्ति थी उनको 370 और 35 से को हटाने में? ये शर्म की बात है हम लोगों को, जिन्होंने एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया है। अब ये लोग, उन्होंने जम्मू को, जो यहाँ पे एक दरबार मुंह हुआ करता था, जो 6 महीने जम्मू कश्मीर में रहते थे, 6 महीने रहते थे, लेकिन उन्होंने उस दरबार मुंह को भी बंद किया, जम्मू के कारोबारी को भी बंद कर दिया था। अब ये कहते थे कि हम एक पॉलिटिकल पैकेज, यहाँ एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को लोगों को देंगे, लेकिन मुझे बोलो कि 10 साल में उन्होंने क्या किया? खाली इनके मुंह में पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। और जब मुद्दों की बात कर लीजिए, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा था, लेकिन आज आप कह रहे कि 14 सीटों पे उन्होंने मुसलमानों का कंडे का डिक्लेयर किया, फिर विद इन द 10 मिनट्स उनको वो भी। जी बिल्कुल, आज की लिस्ट में सर मुस्लिमों के भी नाम दिए हैं। पहले 44 लिस्ट में 15 नाम थे, अब के 14 नाम थे, उसके बाद अभी 7 नाम और भी हैं, तो सबको जगह जो है वो मिल रही है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, जो नाम दिए गए हैं उनको तवज्जो किस तरीके से दिया जा रहा है, ये भी बीजेपी का अंदरूनी मसला, जैसे कि आपका कांग्रेस और एनसी का अंदरूनी मसला। बहुत शुक्रिया बिलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से शहीद बिलाल जी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही अभी प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर लगातार, और उसके बाद जब लद्दाख अलग हुआ, आपने 370 की बात की कि आतंकवाद हटेगा, उसके बाद हम हर हाथ पर रोजगार देंगे, घाटी की जो स्थिति है वो बदलेगी, लेकिन स्थितियां जो हैं कमोबेश उस तरीके से लोग खुश नजर नहीं आ रहे। हालांकि श्रेय जरूर बीजेपी ले रही है, लेकिन अंदर खाने में आप जिस तरीके से आकलन करना चाहिए था, जैसा कि जो नाम निकल कर आए हैं, 2 डिप्टी सीएम को आपने छोड़ दिया, रविंद्र रैना जी भी लगातार नाराज ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए वो साफ तौर पर ये बोल नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर ये नाराजगी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर तरफ बीजेपी में ये जो कलह है, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में? प्रदीप जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट के ऊपर बात चल रही है, और सिद्दीकी साहब आपके शायद चैनल के कुछ बताया था आपने, वो उदाहरण दे रहे थे थोड़ा सा लिस्टों के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, अपने तरीके से चुनाव लड़ाती है। उदाहरण इन्होंने उत्तर प्रदेश का भी दिया, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट आ जाएगा उसको टिकट मिलेगा जी। ये भाजपा है जिनको ये देश की पार्टी है, तो उसी प्रकार मुसलमानों को भी उत्तर प्रदेश के मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा जी। तो दूसरी चीज जम्मू कश्मीर चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात है, अभी आपने रैना जी की बात करी। देखिए, हमारे रैना जी प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्हें चुनाव लड़ाना है, नाराजगी कोई नहीं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव होना है। अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात करी। देखिए, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर लिस्ट जो जारी होती है वो कार्यकर्ताओं के हिसाब से और चीजों गणना करके होती है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी और विधानसभा अध्यक्ष बनाया, ये कम बात नहीं है। हो सकता है उनके लिए कोई बड़ी चीज रखी हो हमने, मगर ये सब चीजें अगर मीडिया पूछना चाहती है, सुनना चाहती है। लेकिन प्रदीप जी पैराशूट लैंडिंग करेंगे, पैराशूट लैंडिंग एक लगता लगातार ये बीजेपी में एक पेटेंट सा वर्ड हो चुका है। पैराशूट लैंडिंग कुछ नहीं होती है, ये कहने वाली बातें मीडिया कुछ भी कह सकती है, अधिकार है सर, ये मीडिया नहीं कह रही है जी। नहीं, कार्यकर्ताओं को नाराजगी है, उसे दूर करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो नाराजगी है वहाँ भाई, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए। चलिए प्रदीप जी, जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से श्यामलाल शर्मा जी, पूर्व कांग्रेसी, आपके जो ओमी खजूरिया जी हैं, जाना पहचाना नाम है, 18 वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आखिर जो सीट हमें मिलनी चाहिए, 2 दिन के आए जो पूर्व कांग्रेसी हैं उनको आप तवज्जो दे रहे हैं। मैं तो नाम बता रही हूँ ना सर आपको, ऐसे बहुत सारे नाम है। देखिए, स्टेटमेंट कौन कार्यकर्ता क्या दे रहा है, चुनाव जीतने के लिए। और ये मीडिया नहीं कह रही सर, ये तो वहाँ के लोकल जो नेता है वो कह रहे हैं। मीडिया नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है, पहली चीज तो जी। कार्यकर्ता को टिकट तो जीतने वाले घोड़े पर हम बाजी लगाएंगे, यही कहना है। तो नाराजगी तो देखने मिलेगी ना सर। मैडम, मैं पूरा कर लूँ आपको? जी। समय देगा सर, बीच में टोकेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। चलिए बोलिए सर। हाँ, क्योंकि आप क्वेश्चन देते हैं तो मुझे जवाब देने में थोड़ा समय तो चाहिए ना जी। भाजपा किसी कहने पे टिकट नहीं देगी, भाजपा अपने हिसाब से टिकट देगी। कोई क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी चीज की परवाह भी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल वहां काम करा था, शांति का, बहाली का, रोजगारी का, टूरिज्म का, उसको पे काम करा है, प्रदेश के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। और आपने एक बात और कही धारा 370 को लेके जी, हमने अपने हर मैनिफेस्टो में वादा किया था धारा 370 हटाने का। हमारे जो संस्थापक हैं शाह आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका सपना था एक विधान एक संविधान जी। तो उसके नारे के साथ कराए, और वहां 2 झंडे नहीं, अब एक विधान एक संविधान
और एक झंडा चलता है। जी क्या आपको अच्छा नहीं लगता? सर, हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके ही हाँ, कार्यकर्ताओं को नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना सर। नहीं, चलिए सर, लगता है थोड़ा नहीं, मैं पहले रोहित यादव जी बताइए, को भी मैं लेना बता चाहूंगी सर। आधा घंटा हो सुनिए, चुका है, रोहित यादव जी एक कांग्रेस से मिनट। भी जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनको भी डिबेट में शामिल कर लूं। रोहित जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, जी नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। रोहित जी, आपकी तरफ ही रुक करना चाहूंगी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए, थोड़ी देर पहले एनसी से शहीद बिलाल जी जुड़े हुए थे। तो उनका देखिए, जो लगातार अब क्योंकि किसी भी पार्टी में फेरबदल होना, कार्यकर्ताओं को किसको तवज्जो देना है नहीं देना, ये अपनी अंदरूनी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी में कलह देखी जा रही है, कितना फायदा आपको लगता है कि इसका मिल सकता है इन चुनावों में कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से रखना चाहूंगा कि भाजपा के अंदर क्या अंतर कलह है या उनके क्या समीकरण है, ये कांग्रेस का ना कभी विषय था ना कभी होगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। हाँ, आपके डिबेट का टॉपिक ये जरूर है कि भाजपा में जो अंतर कलह है उससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। देखिए, फायदा उसको होगा जिसकी नीयत साफ होगी, जिसकी नीयत में काम करने के प्रति, लोगों के प्रति वफादारी होगी, जहां भ्रष्टाचार कम होगा, जहां लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, उसको हमेशा फायदे में रहेगा। वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। बहुत निष्पक्ष बात मैं कर रहा हूँ जी। अब एक बात बहुत यहाँ ध्यान में रखने की है कि आज भाजपा के अंदर अगर आप देखें, जो अंतर कलह मची हुई है वो इस वजह से मची है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को वहां तवज्जो दी जा रही है। जी। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है, जिस बात का ये दम्भ भरते हैं कि हमने बहुत मेहनत करते हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासन में रहते हैं, आज उसकी कलई खुल गई है, सबके सामने है कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार जो होता है वो व्यक्ति विशेष से लेके संगठन तक होता है। इसलिए इनके पास अपना कैंडिडेट तक नहीं बचता। लोकसभा में 3 सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाए थे ये जी। तो ये जो परिपाटी चली आ रही है वो जनता के सामने। लेकिन रोहित यादव जी, बीजेपी की लिस्ट में जो है वो तो कहीं ना कहीं नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। अभी एनसी और कांग्रेस के बीच तो खुद ही पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 50-50 पे बात बनेगी, तो वहीं एनसी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, 50-50 पे बात नहीं बनेगी, 52 और 38 पे बात बनेगी। तो यहाँ भी वही चीज नजर आ रही है। वहां पर भी कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी या फिर सर फुटौल तो दोनों जगह चल रहा है ना सर? देखिए, सर फुटौल होना बहुत वाजिब है जी। अगर आप राजनीति को करीब से देखें तो हर किसी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं होती है और पार्टियों की भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जी। वहाँ 10 वर्ष बाद चुनाव हो रहा है, तो हमें ये उस पृष्ठभूमि को पहले समझना होगा कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने, व्यक्ति ने जो अपना खून पसीना बहाया है, उस पार्टी की विचारधारा के लिए काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले। तो ये उसके पार्टी का भी दायित्व हो जाता है और उस व्यक्ति का अपने क्षेत्र के, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी दायित्व बनता है। चलिए अखिल जी, क्या कहेंगे? हाँ, दोनों ही नेताओं की अब बात सुन रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की, दोनों ही जगह देखें तो लगभग एक सी स्थिति है। हालांकि बीजेपी में नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, वहां पर दोनों पार्टियों का अपर लेवल पर नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, नाराजगी है और नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर है, मिसकम्युनिकेशन को लेकर है। जब तक भारतीय जनता पार्टी संघ को लेकर नहीं चलेगी, ये विवाद होगा, ये बवाल होगा। नॉर्थ इंडिया में जिस तरह आरएसएस ने अपनी जो पकड़ बनाई है, जो अपनी जो एक्टिव हुई है, आप देखिए नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद नॉर्थ यूपी में भी देख लीजिए, संघ के अध्यक्ष को जाकर वहां डेरा डालना पड़ा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब संघ का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है। निश्चित तौर पे उसको काट ही नहीं सकती है, काटेगी तो बवाल होगा। आप देखिए, जिस तरह राम माधव को साइडलाइन किया गया, उसका नतीजा क्या हुआ? दोनों डिप्टी सीएम को बाहर किया गया, प्रदेश अध्यक्ष को बाहर किया, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, बवाल मच गया। जो सबसे छोटे कार्यकर्ता थे, यही बात भारतीय जनता पार्टी की को लेकर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसका जो नतीजा आया वो कहीं ना कहीं उलट गया। और ये फिर कार्यकर्ताओं ने सामने कहा, फेसबुक पे कहा, सोशल मीडिया में कहा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चला गया। इसका नतीजा ये रहा। अब यहां भी देखिए, 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, धारा 370 हटने के बाद हो रहा है। सबकी निगाहें हैं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा इसलिए भी है कि अगर धारा 370 हटने के बाद टिकट बंटवारे में किसी को वो दे। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां दमखम से आती है और सीट बहुत बेहतर हो जाती है, तो इसका नतीजा पूरे इंडिया में दिखेगा। और अगर कहीं ना कहीं उल्टा हो गया, टिकट बंटवारे को लेकर जाए हो या नतीजा हो धारा 370 हटने के बाद,
तो इसका कहीं ना कहीं माइनस पूरे इंडिया में जाएगा। बीजेपी ये नहीं चाहती है। अब टिकट जिस तरह लिस्ट को वापस लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है और उन नामों को तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ सके। अभी कहीं ना कहीं अलायंस कहीं से नहीं हुई है पहले फेज में। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद को बी पार्टी बीजेपी का माना जा रहा है। कांग्रेस चाह रही है वो मेरे साथ वापस आ जाए, वो पूरे संपर्क में है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है अभी। अब देखना होगा एक फेज के बाद आते हैं या नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी माइनस पॉइंट होगा। बीजेपी ये चाहती है गुलाम नबी आजाद अलग से चुनाव लड़ें। बी पार्टी बनकर अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और अगर वहां फायदा होता है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। और अगर नहीं हुआ, टिकट बंटवारे को लेकर हुआ, कार्यकर्ता अगर छोटा नाराज हो गया तो वोट कैसे निकलेगा? वोटर निकल नहीं पाएगा, कार्यकर्ता ही निकालता, ये निश्चित तौर पे इतिहास रहा है। अब कहीं ना कहीं उनको अपने कहीं ना कहीं मुट्ठी में साधना पड़ेगा कमेटी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को। अगर कार्यकर्ता कहीं नाराज हुआ, जम्मू कश्मीर में अगर नाराज होता है या श्रीनगर में नाराज होता है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। एक दूसरे को पार्टी, देखिए पार्टी के बड़े नेता क्या बोलेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे दिल्ली के हो, कहीं के आप ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, वो यही चीज बोलता है जो बड़े पार्टी के, जो बड़े बड़े पार्टी के नेता बोलते हैं, वही रटा रटाया होता है कि उसमें पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। निश्चित तौर पे सही बात है, नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो दर्द है कार्यकर्ताओं का, पार्टी के बड़े नेताओं का, डिप्टी सीएम दो उनका नाम नहीं आया, तो वो दर्द कहां जाएगा? जान लेते हैं ये दर्द किस तरीके से कार्यकर्ता बयां करें। और यही दर्द देखिए प्रदीप जी, पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे नेता और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की, नाराजगी जताई, विरोध प्रदर्शन किया, और साफ तौर पर आपने अगर सुना होगा उनका बयान कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं आपके ही कार्यकर्ता। तो इस बात को कितना तवज्जो आप देते हैं, क्योंकि बीजेपी को साफ तौर पर कहा जाता है कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के नेता आपके लिए बराबर है, कैडर बेस पार्टी है, संगठनात्मक बेस पार्टी है, तो क्या इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी आपको नजर नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, दल कोई भी हो जी, और उसके कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, हर कोई चाहता है टिकट मुझे मिले, और टिकट सबको मिलता नहीं, एक ही को मिलता है। जी, पहले ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। बिल्कुल। और बात है नए पुराने की बात, देखिए कार्यकर्ता, मैंने फिर कह रहा हूँ, चुनाव लड़वाने के लिए, जीतने के लिए लड़ जाता है, हारने के लिए लड़ जाता है। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्यकर्ता सब टिकट मांगते हैं, सब उम्मीद करते हैं, मगर टिकट एक ही होती है और एक ही मिलती है। और एक कार्यकर्ता में नाराजगी की बात, तो नाराजगी भी दूर कर लेंगे, कोई टेंशन की, चिंता की बात नहीं है। अभी कह रहे थे संघ की बात करते, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ टिकट नहीं बांटता है, वो नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक है हमारे। तो ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ साथ नेतृत्व में ही सब काम चलते हैं, और वो ध्यान देते हैं इस चीज के बारे में, टिकट नहीं बांटते हैं, वो केवल मार्गदर्शन करते हैं। ये भी ठीक, मैं समझा देता हूँ जी। अभी जिस तरह कह रहे कि डेरा डाल दिया वहां पे और संघ वालों ने कर दिया, संघ तो जहां है वो सिस्टम को ये देखना होता है कि हम यहाँ पे अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को या सिस्टम में किस तरह काम कर सकते हैं। अगर जिस दिन संघ टिकट मांग लेगा तो पार्टी जो बन जाएगी जी, तो ये समझने चीजें पड़ेंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के बाद भाजपा अनुशासित पार्टी है, जो कार्यकर्ता इस विरोध दर्ज करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदीप जी ये भी समझना होगा सर, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और कार्यकर्ता जो कि आपकी पार्टी की नब्ज होते हैं, जो कि पार्टी की फाउंडेशन होते हैं, नींव होते हैं, वही नाराज होंगे, तो सर कैसे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी दबाव में राजनीति नहीं करती है जी। पहले तो मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी डर के राजनीति नहीं करती है, कार्यकर्ता डरा लेगा, कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। ये कोई पंजाब का, ये कांग्रेस का चुनाव नहीं है और बिट्टा जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को धमका के चले जाएंगे और अपनी 23 मांगे पूरी करा लेंगे। ये भाजपा है यहाँ पे, ये अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी। अगर कार्यकर्ता को समझे कि मेरे से अगर भाजपा चल रही है तो गलतफहमी है, तो गलतफहमी निकाल दूंगा, आपके माध्यम से कह दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट एक कोई मिल रही है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो भी नाराजगी है उसे आप साध लेंगे और इसका जी संघ को तवज्जो नहीं देंगे आप जी। तो ये चीजें कांग्रेस को देखनी है। ये कांग्रेस आज इस प्रकार से खड़े होकर बोलना सीख लिया है। आज राहुल जी वो बर्फ से खेल रहे दीदी जी के, अपनी दीदी के साथ। आज वहां जो टूरिस्ट और मजा ले रहे हैं, कभी जाते तो सही वहां, उससे पहले 10 साल पहले कहाँ थे? अभी आप कह रहे थे कि टूरिज्म आज चुनाव का बढ़ावा है दे दिया, तो आज नजर आ रहे हैं, तो लोग घूमने तो जाएंगे वहां पे, मिल रहे हैं वहां पे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस आके चली गई, 4 सवाल पूछा, एक जवाब नहीं आया कि आपके मुख्यमंत्री क्यों हार गए। समझने वाली बात है। आप कह रहे हो गुलाम नबी आजाद जी के लिए बी टीम, कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं, हमारी पार्टी कोई बी टीम बोलती है, फिर भी अलायंस में 7 चुनाव लड़ा। अब ये बताओ, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कहां चला गया? आज अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लिस्टें जारी कर रहे हैं। तो सब एक षड्यंत्र है कि अपने
ऐब को, अपने भ्रष्टाचार को कैसे छुपाना है? जम्मू कश्मीर चुनाव में लिस्ट में दिख रहा है आपको। भाजपा चुनाव हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, भाजपा चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। अगर हार होगी तो हार स्वीकार करेंगे और अगर जीत होगी तो जीत स्वीकार करेंगे। मगर कोई हमें दबाव में लाना चाहेगा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है इसमें, मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। आपको लिस्ट क्यों जारी करनी पड़ गई दबाव में? जी बिल्कुल ठीक है, वो बता देता हूँ आपको मैं। लिस्ट जारी हो रही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संतुष्टि होती है या प्रभारी की तो लिस्ट में फेरबदल होता है, ये चाहे किसी भी तरह से हो। प्रदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं खुद उसी से ही आप पलट रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी दबाव में नहीं आती, वहीं 5 घंटे में 3 लिस्ट आप जारी करते हैं, तो सर वो किस तरीके का बदलाव है? और यही वजह है कि आज सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं सर। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई राज्य चुनाव में ऐसा हुआ कि 6 बार बदलनी पड़ी लिस्ट जी, वो चीजें होती हैं। अमित शाह जी को वहां भी डेरा डालना पड़ गया था, मुख्यमंत्री आवास पर बहुत मतभेद थे। कार्यकर्ता हैं अमित शाह तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम दबाव में नहीं आएंगे? कार्यकर्ताओं की तो सुनेंगे ना, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो उल्टा रिजल्ट आ जाता है। कहता रहा हूँ, ये पंजाब के अध्यक्ष नहीं है कोई जो दिल्ली आएंगे धमका के जाएंगे। अशोक गहलोत नहीं है यहाँ पे, ये भाजपा है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे दिल्ली, क्या तस्वीर आई? मुख्यमंत्री जी हैं, अपने को कार्यकारिणी सम्मेलन में भी बवाल हुआ। हाँ, अभी आप चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, जो 4 बैसाखी आप लगा के लड़ोगे ना, 2 पैरों में 2 कंधों में, आप उनको देखिए। 550 में बेचारे 99 पे कितने खुश हो रहे हैं, हद से ज्यादा। चलिए रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोहित जी बोलिए। रोहित जी देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ। प्रदीप जी बार बार अपनी बात को आप खुद ही काटते हैं। ये बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी है, बहुत दम भरते हैं कि है। यही पीडीपी के साथ 2 निशान के साथ सरकार चला रहे थे, तब इनकी कहाँ गई थी रीति और नीति? अभी इनने केंद्र की सरकार में 3 बार यू टर्न लिए हैं, मुंह की खानी पड़ी अपने दोनों बैसाखियों की वजह से, जिसकी वजह से इनकी केंद्र की सरकार चल रही है। तो देखिए, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि जहां आपको पता है कि आपकी स्थिति कहाँ है, आपके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तो इस गलतफहमी में जीना कि भाजपा पार्टी है और हम किसी के दबाव में नहीं जमीन तो आते हैं। कांग्रेस की भी हिली है ना सर। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात कर ले, 5 लोकसभा सीटों में एनसी को 2 मिले, बीजेपी को 2 सीटें, आपका तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। अभी भी राहुल गांधी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमें इज्जत बख्शी जाएगी, अगर कार्यकर्ताओं को इज्जत दी जाएगी तो ही हम एनसी के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस अभी भी अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है, वहां पर अभी तो सीट को लेकर ही बात नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक बात है, जब सीट को लेके बात नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने तैयार नहीं है जी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम पीडीपी के साथ इनके जैसे जाके नहीं बैठ जाते हैं। की तरह आप भी अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं क्या? दूसरा ऑप्शन ये भी है? देखिए, ये ऑप्शन जो होंगे वो तो नीतिगत डिसाइड किए जाएंगे, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। मगर सरकार चलाने की या सरकार बनने की इतनी भूख भी नहीं है कि भाजपा के जैसे पीडीपी के साथ जाके बैठ जाए और बाद में उसे अपना नंबर 1 दुश्मन बताने लगे। तो ये कम से कम हमारे अंदर आत्मसम्मान है, हमारे अंदर अपने सिद्धांत है जिसको हम फॉलो करते हैं जी। लेकिन रोहित जी 50-50 की बात हो रही थी, बात तो बन नहीं पा रही ना सर। तो आप आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं झुकना तो पड़ रहा है। 52 और 38 की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं झुका तो दिया कांग्रेस को। देखिए, जब तक वहां पे समीकरण ये है कि किसी तरह से संविधान को बचाया जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जीते। हम भाजपा नहीं है कि पहले हम जाएं, गले मिले और उसके बाद पीठ में छुरा भोंके। चाहे वो महाराष्ट्र में इन्होंने किया हो, चाहे वो झारखंड में किया हो, चाहे बिहार में, जहां भी ये जाते हैं सब जगह ये करते। तो ये हमारी रीति नीति नहीं है। हम जहां जाते हैं हम खुले दिल से जाते हैं, सामने वाले का भी सम्मान करना जानते हैं और कोई धोखाधड़ी नहीं रहती है। वहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। यहाँ मुद्दा ये है कि किसी भी तरह से ऐसी शक्तियों को आगे बढ़ने से रोका जाए जो कि यहाँ पे समाज के साथ साथ देश को भी बंटवारे की बात के लिए आगे ले जा रहे हैं। जी अखिल जी क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टी की बात सुनिए आपने। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कहीं भी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर नहीं आ पा रही है। दोनों पार्टी अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किसको चुनाव लड़ाना है, किससे फायदा है, किसको नुकसान है। कहीं ना कहीं आखिरी समय आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस ने भी अपने बड़े पुराने जो नेता रहे उनको खोया है।
चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद रहे हो, ज्योतिराज सिंधिया रहे हो, तमाम ऐसे लोग रहे हैं उनको कांग्रेस अपने पास नहीं रोक पाई है और वो भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी में कहने का उसका फायदा हुआ। देखिए ज्योतिराज सिंधिया से कितना फायदा हुआ। निश्चित तौर पर गुलाम नबी आज़ाद अपने अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस दूसरी पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। निश्चित तौर पे इसी सब चक्कर में कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है। जिस अब भाई भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर जिस तरह राहुल गांधी आगे गए उसका बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट देखने को मिला है वो अयोध्या में देखने को मिला। अयोध्या जो सीट हारी है उस पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सड़क से लेकर देखा जाए तो पार्लियामेंट तक उनको लेकर आगे चल रहे हैं, एक चेहरा आगे लेकर करते कि ये अयोध्या है। अब कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि कश्मीर में ये ऐसी अगर नौबत आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी। बीजेपी ये जानती है कि अगर एक चूक हो गई है दोबारा ऐसी चूक ना हो। तो अभी जो लिस्ट जारी हुआ, वो जो बैक हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष को तवज्जो देगी बीजेपी और संघ के लोगों को भी देगी जो संघ के से पुराने जुड़े हुए हैं, जिससे वहां फायदा हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं 90% जहां पर मुसलमान है तो ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि कहीं ना कहीं वहां मुस्लिम चेहरा देना होगा। अभी जैसे भटनागर जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास मुस्लिम चेहरा नहीं है, वहां ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी के बाद मुस्लिम चेहरा बीजेपी के पास कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे रहे हैं और उनको मंत्री पद में भी शामिल किया गया, मंत्री कमेटी भी शामिल किया गया, प्रदेश अध्यक्ष में बनाया गया था, अल्पसंख्यक मोर्चा में रहे हैं। तो तमाम ऐसे चेहरा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जहां का समीकरण नहीं बैठ रहा है वहां टिकट नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी। यहां टिकट इसलिए मजबूरी में देना पड़ेगा और दे सकती है कि हमने गठबंधन भी उसी पार्टी से किया था जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट थे, और अब जो लिस्ट में जो नाम आए हैं 44 में जो 14 मुसलमान आए, उसके बाद दूसरी लिस्ट में जो 8 मुसलमान आए, वहां कहीं ना कहीं श्रीनगर में 90% मुसलमान है। कहां भारतीय जनता पार्टी ढूंढने जाएगी? तो निश्चित तौर पर वहां देगी और जब वहां के लोग बटेंगे तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो उसका आगे का जो चुनाव होगा वो आसान होगी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि बीजेपी हर बार, हर समय, हर दिन, हर घंटे नए चुनाव के लिए तैयारी करती रहती है। निश्चित तौर पे ये भी चुनाव की बड़ी तैयारी हो चुकी है और इसका नेतृत्व भी लोग कर रहे हैं, जिम्मेदार अलग दे दिए गए हैं। अब जहां छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर जो विवाद सामने आया है वो टिकट बंटवारे को लेकर बस इतना आया है कि जो पहले कार्यकर्ता जो कोविड में लोगों ने मेहनत की, 370 हटने के बाद जिन्होंने लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, उनको तवज्जो नहीं दी गई। यदि निश्चित तौर पर अगर उनको तवज्जो दे दी जाती है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, बेहतर होगा। सवाल है आपसे मेरा ये, थोड़ा सा आपने कहा ना बीजेपी चुनाव के मूड में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है ना, एक चुनाव पूरे देश में एक साथ होना चाहिए। तो पूछिए ना इनसे दलों से कि क्यों नहीं समर्थन करते। ये आपका बोलना ही बंद हो जाएगा ना फिर आगे से। और आपने एक चीज और कही कि मुसलमानों जी, मैंने कैंडिडेट नहीं कहा। जिस दिन मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने लगेगा कैंडिडेट भी आ जाएगा। नहीं, आपने कहा वहां मजबूत नहीं है, आपने कहा उत्तर प्रदेश में मुसलमान मजबूत नहीं है पार्टी के पास। आप लिस्ट उठा के देखिए कितना मजबूत है। आपने अल्पसंख्यक मोर्चा में रखा है, अल्पसंख्यक आयोग में रखा है, कैबिनेट बड़ा मोर्चा रखा है, राज्य मंत्री में रखा है। चुनाव जो है वोटों से जीता जाता है, चुनाव वोटों से। उत्तर प्रदेश के ना 19% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव वोट नहीं दिया है, बहुत के समय कुछ करने के बावजूद। जी, लेकिन 15 नामों में 7 नाम तो मुस्लिम प्रत्याशियों के। थोड़ा सा मैं पीडीपी के विषय में कुछ कांग्रेस कह रही थी, थोड़ा सा मैं अगर आदेश हो तो मैं जवाब दे दूं उनका। बोले। देखिए ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। रोहित जी आ रही हूँ मैं, बात रखने दीजिए। हाँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब अटल जी की सरकार थी तो एक वोट से सोनिया जी ने किस तरह देश को अपमानित करा, दोबारा चुनाव में ढाल दिया था, घुसेड़ दिया था दोबारा चुनाव में, और हजारों करोड़ रुपए चुनाव में लगवाया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी और मजबूरी थी कि प्रदेश के पर बोझ ना पड़े और चुनाव में ना जाए, इसलिए लड़ी। तो ये देश हित में सोचना आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप तो भारत के लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं, तो आपकी सोच ही वैसी बन गई है। तो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की तरफ। चलिए रोहित जी जवाब दीजिए। जी रोहित जी, मैं थोड़ा सा ये भी समझा दूं आपको, पीडीपी। चलिए सर, रोहित जी को भी जवाब देने का मौका दीजिए। जी चलिए, कांग्रेस से पूछ रहे हो सर। लोगों को आप लोगों उनका हमारे ऊपर एक आरोप है कि हम लोगों को बांटना चाहते हैं। अजीत जी अभी अपने थोड़ी देर के पहले के वक्तव्य में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो मुसलमान 19% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, इसलिए वहां पे हम कैंडिडेट नहीं देंगे, वो भरोसा नहीं करता, हम कैंडिडेट नहीं देंगे। तो अब आप देख लीजिए, जिस पार्टी के अंदर हर बात को इस बात से तौला जाए कि जब हमको वोट दोगे तब हम तुम्हें नेतृत्व देंगे। मुसलमानों को इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो खूबी है राहुल गांधी जी में।
कि उत्तर प्रदेश की बात को जम्मू कश्मीर ले जाओ। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके कांग्रेस की सोच है आज की। आवाज ऊंची कर लेने से आपकी गलतियां नहीं छुप जाएंगी, है ना। आपके गिरेबान में झांक के देखिए कि उसके अंदर कितने आपने हथियार छुपा रखे हैं। आप एक बार झांक के देखिए कितने जातियों के नाम पे आप बांट रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कि कौन कैसा है। ये आप ही के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैंस खोल के ले जाएंगे। ये स्तर है आपके प्रधानमंत्री जी का। तो आप ये बात छोड़ दीजिए कि यहाँ पे कौन जातियों में बांटना चाह रहा है। ये वही जम्मू कश्मीर है जो 5 बजे कर्फ्यू लग जाता था पहले। अभी उससे बुरी स्थिति है। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उसके विषय में आपकी एक शब्द आवाज नहीं निकलती है आपके प्रधानमंत्री जी की। हमारे जवानों की शहादत आपके सरकार बनने के बाद 19 बार अटैक होते हैं रोज। नेशनल न्यूज पे आता है, आप लोगों को सुनने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। सुनिए, उनकी शहादत को मत लीजिए। 300 कर रहे हैं। शहादत पे रोटी फेंकना तो आपके प्रधानमंत्री जी की आदत है। पुलवामा आपने करवाया। कांग्रेस देश पुलवामा का सारा क्रेडिट आपने प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा शहीदों के नाम पे। शहीदों के नाम पे आपके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। शर्म कर लीजिए। आप देश तोड़ने में लगे हो और मेरे जवान देश जोड़ने में लगे हैं। आप देश के लोगों को डराने में लगे हो कि बांग्लादेश न बन जाए, वो हौसला बढ़ाने में लगे हैं। रहे हैं आधी रात को अगर राहुल गांधी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो मेरे जवानों की वजह से जा रहे हैं। अरे जवान आपके लिए देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना बंदूक उठा के, तो जवानों को जिनके बारे में आप बोलते हो ना, उस जवानों की वजह से आधी रात को राहुल गांधी आइसक्रीम खा के आए। अरे वो जवान के साथ जो बर्फ के गोले मार रहे थे ना, वो भी इन जवानों की छत्र छाया में। ये मुद्दा नहीं है रोहित जी मुद्दे पे आते हैं हम बात। अभी आप ही कह रहे थे कि हमने टूरिज्म अच्छा कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया, लोग अब जा रहे हैं, खुले मन से जा रहे हैं, सुरक्षा है। तो राहुल गांधी अगर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? आप उसको क्यों मुद्दा बना रहे हो? वो तो जाएंगे ही ना आइसक्रीम खाने के। आपके लिए अच्छी बात है। शांति बहाल क्यों नहीं करी जम्मू कश्मीर में? वहां क्यों नहीं अपना डेरा डाला राहुल गांधी ने? 2-4 महीने रहने वहाँ पे आतंकवाद खत्म करते, पत्थरबाजी खत्म करते। भगाया गया था तो आपने अच्छा माहौल कर दिया। अब लोग जाएंगे, विपक्षी पार्टी जा रही है, आप स्वागत करिए। आपने कश्मीर खरीद लिया है क्या कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? ये आप डिसाइड करेंगे। डिसाइड तो आप ही नहीं करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो हमने तो बोला भी नहीं। आपको सेवा का बहुत लंबा टाइम दिया है, मगर आप लोगों ने देश को समझा कि ये तो गुलाम है और हम राजा हैं। वो भी गुलाम तो आपने समझ रखा जो आप अपने आगे किसी की सुनने तैयार नहीं है। ये भी बता दूं आपको मैं। और आप लोग भी कांग्रेसी हो तो दिमाग से ना ये निकालो चीजें जी। आप श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं क्योंकि आप देश के लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश का मजाक बनाया जा रहा है आपके प्रधानमंत्री जी की वजह से। तो बुद्धि राहुल गांधी बना ही रहे हैं आप लोगों को। विदेशों में पोल खुल रहे हैं राहुल गांधी जी की कि बांग्लादेश में दंगा कराने में राहुल गांधी का हाथ है। क्या बोलोगे? चलिए प्रदीप जी, रोहित जी, अभी हम राहुल गांधी जी की छवि और मोदी जी की छवि पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों की छवि से आखिर जनता कितनी प्रभावित है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें 10 सालों बाद 2014 में चुनाव हुए, अब एक बार फिर प्रदेश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, जब लद्दाख अलग हो चुका है, उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा भी जब हट चुका है, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है जनता की? उसके बाद जो आप प्रत्याशी लेकर आएंगे वो कितना विश्वास जताएंगे? हालांकि लगातार प्रदीप जी कह रहे हैं कि जीतने वाले घोड़े पर ही हम दाव लगाते हैं। पहले बीजेपी पीडीपी का गठबंधन हुआ, उसके बाद देखिए 19 में आप अलग हो गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौका परस्ती देखकर जिससे आपने हाथ मिलाया फिर अलग हो गए। अब आप एक बार फिर देख रहे हैं कि अब हम अकेले अपने दमखम में आए हैं। अब उसके बाद क्या कुछ नतीजा होगा? कांग्रेस भी लगातार यही मौका तलाशती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति अकील जी संभावनाओं का खेल है। जहां संभावनाएं बैठ गई, जहां पर सही सिक्के लग गए, सही गोटी बैठ गई, तो वहां जाकर आप गठबंधन कर लीजिए। जहां आपका मौका नहीं पड़ता वहां से आप पार्टी के, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, या पूरी की पूरी पार्टी को ही बेदखल कर दीजिए। कुल मिलाकर यही दिख रहा है राजनीति में। निश्चित तौर पे दिख रहा है। देखिए वहां का जो चुनाव है इस बार दोनों पार्टी के लिए कांटे की टक्कर है, कांटे की राह है, कांटे की रातें हैं। निश्चित तौर पे अब इनको ये तय करना होगा कि पार्टी के प्रति समर्पित कौन है, किसको हमें टिकट देना है,
कौन वोट ज्यादा पाएगा, कौन जीत सकता है, निश्चित तौर पे दोनों पार्टी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि निश्चित तौर पे वहां जो चुनाव अब 10 साल के बाद हो रहा है तो वहां के लोगों की जो सोच है वो बदली है, वो पैटर्न बदल गया है कि जो पैटर्न पहले चलता था। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहां के लोगों को किस मुद्दे पे वोट करना है, चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है, किस मुद्दे को लेकर प्रचार प्रसार करना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे दोनों की राह अलग है, दोनों की पार्टी अलग है, दोनों की सोच अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे वहां के लोगों की सोच कहीं ना कहीं अलग नहीं है। वो तीसरा पैटर्न चला गया है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, मुद्दे अलग अलग हुए, धारा 370 हटने के बाद कई चीजें बदली हैं, कानून वहां का बदला हुआ है, झंडा हमारा एक हुआ है, तो निश्चित तौर पे अब वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रोजगार मिला है, अगर रोजगार मिला है तो किस वो वोटर कहां जाएगा, ये सबको तय है, सबको दिखेगा। निश्चित तौर पे अगर रोजगार नहीं मिला तो कहां जाएगा, तरक्की हुई है, कहीं ना कहीं विकास हुआ है, योजनाओं का लाभ मिला है, तो वो वहां के लोग वो तय करेंगे हमें किस पार्टी की तरफ जाना है। 10 साल कहां रहे हैं तो अब कहां पहुंचे, किस स्टेज पे हैं, किस पैटर्न पे हम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब वहां की जनता तय करेगी हम किस पार्टी की तरफ जाएं। वहां ये नहीं देखेगी कि प्रत्याशी कौन है, वहां ये देखेगी अब कि पार्टी कौन है, किस पार्टी ने हमारे लिए भला किया है, कौन सी पार्टी भला करेगी आगे। तो अब वहां का चुनाव इस मुद्दे पर होगा और पार्टी को तय करना हो कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी को अपने प्रत्याशी की जो लिस्ट जारी करनी होगी और वो पार्टी पे कहीं ना कहीं वो जो लिस्ट जारी हो वहां का छोटा कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के लिए छोटा कार्यकर्ता तक कहीं ना कहीं सहमत हो, वरना वोटर निकालने में मुश्किल होगा। प्रतिक्रिया दोनों ही पार्टियों से ले लेती हूँ जी। प्रदीप जी क्या कहेंगे संक्षिप्त में? देखिए, चुनाव में लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव का उत्सव चालू हो चुका है। जनता वो पाले में, जनता के पाले में बॉल है जी, वो किसको बॉलिंग करने के लिए देती है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नॉकआउट हो रहे हैं जिस तरीके से, आपके ही अगर कार्यकर्ता आप पर ही अगर उंगली उठाएंगे तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चलिए सर, समय की कमी है, मैं रोहित जी के पास जाना चाहूंगी। रोहित जी, बीजेपी की तो लिस्ट आ गई है, लेकिन आपके तो अभी भी सीटों पर ही कहीं ना कहीं माथाफोड़ी चल रही है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी संक्षिप्त में। भाई देर आए दुरुस्त आए बेहतर है ना, कभी ना लौटने से बेहतर है जी। हर बार देरी हो जाती है सर। हाँ देखिए, इसमें होता है क्योंकि जो लोगों की बात सुनने जाता है उसको समय लगता है जी। यहाँ डिक्टेटरशिप में फैसला नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है जी। और फिर हमें ये लिस्ट देने के बाद वापस लेना पड़े, ऐसी स्थिति ना बने, उससे अच्छा है कि हम देर से दें। जी चलिए, तो बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले आप सीट तो अपनी जो बंटवारे की है उस पर बात बना लीजिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रोहित यादव जी कांग्रेस से जुड़े, और साथ ही शहीद बिलाल जी एनसी से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद, और अकील जी आपका भी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर अब सीधे सीधे अगर बीजेपी की बात करें तो हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का भी उनका आंकड़ा आ चुका है, 10 से 12 रैलियां वो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सीट बंटवारे को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो अंदर खाने में कलह देखी जा रही है, क्या उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसी पर नजर हम बनाए रहेंगे, लेकिन चलिए इसी के साथ ही इंडिया हेड में इतना ही। बने रहिए इंडिया हेड के साथ तमाम खबरों के लिए।